बाजार बोलता है तो पहले डेटा पढ़ना पड़ता है हमें और उसके बाद ग्लोबल संकेत देखते हैं। उसके बाद हम जानकारी लेते हैं कि बाजार क्या बोलना चाहता है, किस दिशा में जाना चाहता है। तो एफ आई डी आई का ट्रेंड देख लेते हैं कि किस तरह का देखने के लिए मिला। कल एफ आई ने कुछ खरीदारी करती हुई दिखाई दी है और डी आई का भी डेटा देख लेते हैं कि किस तरह से उनका ट्रेंड देखने के लिए मिला। तो एफ आई ने अगर कुल मिलाकर देखें तो कल करीब 1700 करोड़ के करीब की माफ़ कीजिएगा 1175 करोड़ की बाइंग की है और डी ने करीब 149 करोड़ रुपए की सेलिंग की है। वहीं अगर ग्लोबल इंडिसेस पर नज़र डालें तो किस तरह का रुझान वहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है उस पर भी नज़र डाल लेते हैं। तो निकाई में करीब 1.5% का उछाल देखने के लिए मिल रहा है। अच्छी तेजी आज बनती हुई दिखाई दे रही है। कोस्पी में करीब आधा फीसदी की बढ़त। वहीं शंघाई, हैंसेंग और डाओ इन तीनों में एक मुनाफा वसूली का दौर देखने के लिए। शंघाई को लेकर जो इंटरनेशनल में फंड मैनेजर्स के कुछ कमेंट्स पढ़ रहा था तो आफ्टर सम डेटाज जो इनके पिछले एक महीने में आए हैं और इंटरेस्ट रेट पर जो डिसीजन डेफर किया है उसकी वजह से थोड़ा सा एक नेगेटिव टेरिटरी में ये शंघाई का इंडेक्स चल रहा है। हैंसेंग में भी इसी तरह का रुझान बनते हुए दिखाई दे रहा है। हालांकि डाउ में इस तरह की बातें हो रही हैं इनफैक्ट यूएस में कि इंटरेस्ट रेट को लेकर अभी भी जो पॉज की स्थिति है वो बनी रहेगी। अभी कोई रेट कट की बातें शायद नियर टर्म में नहीं दिख रही हैं और चूंकि अब जैसे जैसे अभी तक बात हो रही थी कि सितंबर में शायद रेट कट होगा, अगर ये बातें जून के एंड में अभी भी यही चल रही हैं कि पॉज चलेगा तो मे बी की जो रेट कट की बातें हैं वो ईयर एंड तक डेफर होती दिखाई दें। संतोष सर, आप कैसे देख रहे हैं सर, रेट कट होगा यूएस में या नहीं होगा और इंडिया में भी हो पाएगा क्या? देखिए, रेट कट होगा लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि अगर आप देखें जिस तरह से वेदर कंडीशंस हैं प्रिवेल कर रही हैं सारी जगह पे, आप यूरोप की बात कर लें, इंडिया के आसपास की बात कर लें, तो डिफ़िकल्ट जो है वेदर कंडीशंस हो रखी हैं। हीट वेव काफ़ी है, फूड इन्फ्लेशन काफ़ी स्टबनली हाई है। आपको देखें फूड इन्फ्लेशन में वो उसमें वेजिटेबल इन्फ्लेशन जो है वो काफ़ी हाई दिख रहे हैं। तो उसमें ऐसा लग रहा है कि शायद रेट जो है बढ़े ना, तो हो सकता है कि जो कटने की उम्मीद पहले थी अब वो डिले होगी, और थोड़ा सा डिले मतलब पॉज रहेगा अभी, जैसा चल रहा है वैसा चलेगा। लेकिन हो सकता है जो 6 महीने हम लोग लगा रहे थे कवायद, वो हो सकता है कि अब 9 महीने या फिर उसके बाद जो है ये होगा, जब तक कि बारिश अच्छी ना हो जाए। काफी अच्छे मानसून्स की खबर, क्योंकि अभी तक मानसून में डेफिसिट है, जो कि आईएमडी कह रहा था कि हम लॉन्ग टर्म पीरियड एवरेज के ऊपर चलेंगे, 106% के आसपास रहेंगे। लेकिन अभी जो है 20% के आसपास की जो है डेफिसिट मानसून की चल रही है। तो उस लिहाज से मतलब आने वाली अभी तक जो है सब्जियों में इन्फ्लेशन ज़्यादा है। अगर अगर इसके बाद फसल अच्छी नहीं होती है तो वो भी एक जो है कहने कि स्टेबनली हाई रहेगा इन्फ्लेशन, तो उस केस में रेट तो घटने की बात छोड़ दीजिए, हो सकता है कि हार्डन भी हो जाए। लेकिन उस पर नज़र रखनी पड़ेगी हार्डन होने के लिए कि क्या इन्फ्लेशनरी प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा, वेदर कंडीशंस क्या ऐसी रहेंगी। तो ये जी सारा कुछ डिपेंड करता है, और सिचुएशंस काफ़ी वोलेटाइल है, आपको नज़र रखनी पड़ेगी इस पे। बिल्कुल। तो इंटरेस्ट रेट को लेकर अभी भी संभावना इस तरह की है क्योंकि इन्फ्लेशन जितनी महंगाई बढ़ती रहेगी या महंगाई अगर हायर लेवल्स पर रहेगी तो इंटरेस्ट रेट घटने की कोई भी उम्मीद नहीं है। और जैसा सर बता भी रहे हैं कि अभी मानसून की स्थिति पर भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव संकेत नहीं देखने के लिए मिल रहा है जिसका इम्पैक्ट इन्फ्लेशन पर पड़ रहा है ग्रेजुअली। और अगर हम देखें तो उसका एक जो एंड इफेक्ट होगा वो इंटरेस्ट रेट पर होगा। आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी खबर जो कि इस समय चल रही है मार्केट में वो है कि प्रधानमंत्री मोदी जुलाई के पहले सप्ताह में रूस जा सकते हैं। और अगर हम देखें तो 2019 के बाद पहली बार प्रधानमंत्री मोदी रूस जाएंगे। हालांकि पुतिन जी से वो मिले थे 2022 में दूसरे कंट्री में, लेकिन रूस यूक्रेन के युद्ध से पहले। लेकिन ये उनकी पहली मुलाकात होगी रूस में खुद जाकर। अब चूंकि प्रधानमंत्री और जब पुतिन मिलेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ बातें होंगी, पॉजिटिव बातें होंगी जहां पर मार्केट फोकस करना चाहता है। अक्सर जो रशिया के साथ हमारी दो फ्रंट पर सबसे ज़्यादा बातें होती हैं, एक तो चीपर ऑयल इंपोर्ट पर, दूसरी बात होती है डिफेंस को लेकर। अगर हम देखें तो आज रिलायंस इंडस्ट्रीज लीडर्स ऑफ द पैक भी है। जैसा कि हमने शुरू में बताया था कि अल्ट्राटेक और रिलायंस ये दो शेयर हैं जहां पर कि एक अच्छी स्ट्रेंथ बनी हुई है, खासतौर से रिलायंस पर, क्योंकि सस्ते क्रूड का एक फ़ायदा जो मिलता है वो कहीं ना कहीं रिफाइनरी कंपनीज को काफ़ी मिला है। जब से 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ था उसके बाद से
चीपर क्रूड हमने रशिया से इंपोर्ट किया, उसको रिफाइन किया, रिफाइनिंग मार्जिन्स हमारी कंपनीज के 10 से $15 पर बैरल तक पहुंच गए थे और एक अच्छे रिटर्न्स कंपनियों के शेयरों में मिले हैं। संतोष सर, पहले मैं ऑयल एंड गैस सेक्टर पर ही बात करूंगा। MRPL, IOC, HPCL, रिलायंस, BPCL, इन सभी में आपको कुछ लगता है अपॉर्चुनिटी बनेगी अगर प्रधानमंत्री और पुतिन के बीच में कुछ पॉजिटिव बातें होती हैं तो देखिए, जैसा कि मैं कह रहा था कि इन्फ्लेशन हाई होगा, और इन्फ्लेशन को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि अगर कोई भी सरकार है रहती है, उसकी एक चिंता रहती है कि उसके जनमानस के भीतर में कोई तरह का आक्रोश न हो, क्योंकि महंगाई जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा होती है इलेक्शंस के लिए, और आने वाले दिनों में 3-4 स्टेट के इलेक्शंस हैं। तो डेफिनेटली सरकार चाहेगी कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में हो, और जो फूड इन्फ्लेशन, तो हाँ उसमें तो प्रकृति का चीज़ है, लेकिन अगर हम कह लें कि क्रूड ऑयल हो या कोयले की खपत हो, उसमें जो है डिपेंडेंसी हमारी जो है बाहर पे भी रहती है। तो एक एक बड़ा जो है सप्लायर है, कह लें कि रशिया क्रूड का, और हमने अभी देखा कि क्रूड के दाम जब बढ़े थे तो इंडिया जो है वहाँ से काफ़ी एक सप्लाई आई थी इंडिया में, और जो कि डिस्काउंटेड रेट पे थी। और हो सकता है कि कोयले की भी बात करें, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन बढ़ते हैं दुनिया में सारी जगह पे, तो अगेन इंटरेस्ट रेट हार्डन हो जाएंगे, करेंसीज इधर उधर हो सकती हैं। तो उसमें जो है एटलीस्ट हमारी जो सप्लाई साइड में कोई इफेक्ट ना हो, शायद इस पर ज़्यादा बात होगी। डिफेंस में भी कुछ हो सकता है कि बात हो जो है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिस पर जो है ध्यान रखना चाहिए। और क्रूड तो बेसिकली जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि हम कितने सस्ते क्रूड खरीद सकें, जो कह लें कि गल्फ देशों से लेते हैं, उससे कहीं और डिपेंडेंसी हम बनाने की बात कर रहे हैं। तो देखते हैं कि क्या आउटकम आते हैं। जी। कुछ एक दर्शकों के सवाल भी आ रहे हैं, उनके सवाल भी चलते हैं। गौतम पाल जी का सवाल है, बोल रहे हैं कि थैंक्स बांच फॉर कंडक्टिंग सच बेनिफिशियल प्रोग्राम फॉर अस। ही इज़ होल्डिंग हिंदुस्तान कॉपर एट द रेट ऑफ 366, हिज क्वांटिटी इज़ अराउंड 200 शेयर्स। सर, आपकी एडवाइस लेना चाहते हैं, क्या करना चाहिए उनको हिंदुस्तान कॉपर पर अभी? देखिए, कॉपर मुझे लगता है कि जो कि इंडस्ट्रियल मेटल में उस पर सबसे ज़्यादा बुलिश हूँ, क्योंकि कॉपर एक तो काफ़ी कम है दुनिया में रिजर्व्स, दूसरी चीज़ डिमांड काफ़ी अच्छी है कॉपर में। ओवन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी काफ़ी लगते हैं, तो उस लिहाज से कॉपर अच्छा है। लेकिन चूंकि ये कंपनी इंडिया में ऑपरेट करती है और सरकारी कंपनी है, कंपनी में जितने भी रिजर्व्स हैं उस पर भी खनन की जो कैपेसिटी को काफ़ी बढ़ाने की बात की थी इन्होंने लास्ट ईयर, और उसके बाद हमने स्टॉक प्राइस को बढ़ते हुए भी देखा है। मुझे लगता है होल्ड करें, अगर आपके पास है, और कोई भी सब्सटेंशियल करेक्शन होता है तो आपको वहां पर अपॉर्चुनिस्ट बनकर उससे और भी वहां पर एक्यूमुलेट कर सकते हैं। जी। नेक्स्ट सवाल आया है सवालिया निखिल जी का, बोल रहे हैं, गुड मॉर्निंग विवेक सर, आई अप्रिशिएट योर हेल्पफुल एडवाइस, थैंक यू वेरी मच मैम। I would like your assistance in purchasing the rail stocks, which is a good investment at the moment, or in deciding which is better. संतोष सर, रेलवे स्टॉक्स पर आपकी राय सर, क्या इतने अच्छे रनअप के बाद कुछ खरीदना चाहिए क्या रेलवे स्टॉक्स में, कोई है अपॉर्चुनिटी? देखिए, रेलवे स्टॉक्स में अपॉर्चुनिटी तो अगर आप देखेंगे तो महंगे सारे स्टॉक हो चुके हैं। जहां मेरी दो स्टॉक्स पे नज़र होगी इस पर। पहला है कि RVNL, इन स्तरों को तो अवॉइड कर लें, लेकिन आपको अगर किसी भी गिरावट में ये स्टॉक मिलता है, रेलवे विकास निगम लिमिटेड, वहां पर रखना चाहिए। रिलेटिवली अच्छी कंपनी है, और रेलवे में जो विकास हो रहे हैं, कह लें कि प्लेटफॉर्म के, रेलवे लाइंस के, तो उसका जो है डायरेक्ट बेनिफिशियरी ये कंपनी होगी। और दूसरी जो कंपनी है IRCTC, प्लेटफॉर्म बिजनेस है, और मोनोपोली बिजनेस है प्लेटफॉर्म बिजनेस का। आप देखें, हम जोमेटो को, पॉलिसी बाजार को का कितना बड़ा वैल्यूएशंस मिलता है, और ये मोनोपोलिस्टिक बिजनेस है, इसका प्रॉफिटेबल बिजनेस है ऊपर से, और वो सारे बिजनेस उतने प्रॉफिटेबल नहीं हैं। जी। तो मुझे लगता है कि ये दो कंपनियां बेहतर हैं, जहां पर कि जो है प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट जिसे हम कहते हैं वो हैं। तो थोड़े थोड़े लें, अगर लेना है यहाँ पे 10% से ज़्यादा ना लें, लेकिन गिरावट का वेट करें, और गिरावट में करेक्शन मार्केट में अगर होता है तो एक्यूमुलेट करना चाहिए। बिल्कुल, तो गिरावट में एक्मुलेट करना चाहिए, यानी कि आपको बाय करना चाहिए मैम, और सर ने बता दिया कि किस स्टॉक पर आपको जाना चाहिए। सर, हमारी बात हो रही थी प्रधानमंत्री मोदी जी के रशिया के विजिट पर, चूँकि डिफेंस से जुड़े हुए बहुत सारे सवाल आते हैं, HAL, BEL, BEML और बहुत सारी डिफेंस की कंपनियां लाइक एस्ट्रा माइक्रो।
सर, जब दो देश के दिग्गज जुड़ेंगे और एक जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है, वॉर भी चल रहा है इनफैक्ट रशिया का, तो ऐसे में डिफेंस को लेकर कुछ बात होगी क्या, लगता है आपको? और अगर होगी तो क्या इंडिया को इसका बेनिफिट मिलेगा? तो देखिए, डिफेंस में देखिए क्या है मेनली है कि क्योंकि वर्ल्ड में स्टैंडर्ड्स काफ़ी चेंज हो गए हैं विवेक जी, जब से अगर आप देखें कोविड आया है उसके बाद से काफ़ी जो है काफ़ी ध्रुवीकरण हो गया है। यूएस एक तरफ है, रशिया चाइना एक तरफ है, इंडिया जो है वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से सभी के साथ है। तो उसमें जो है वो क्या ब्रेक थ्रू कर पाते हैं। डिफेंस में डेफिनेटली जो है टेक्नोलॉजिकल हेल्प हो सकता है, क्योंकि स्पेस में काफ़ी बड़ा काम करती है रशिया। इवन डिफेंस इक्विपमेंट में बहुत बड़ा काम है, तो उसमें क्या आप कोलोबरेट कर सकते हैं हमारे साथ, क्योंकि आप देखें सरकार की जो मंशा है कि हमारा सेल्फ का खुद का इंडिजिनस प्रोक्योरमेंट होना चाहिए, आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं उसमें। तो बहुत ज़्यादा तो जो है नहीं हो सकता, लेकिन अगर एडवांस जो है टेक्नोलॉजी के ऊपर या स्पेस टेक्नोलॉजी के ऊपर अगर कुछ करते हैं तो हो सकता है कि वहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी निकले। देखना होगा कि किस तरह से दोनों सरकारें देख रही हैं और कहाँ पे अपॉर्चुनिटी वो तलाश कर रहे हैं कि दो एक दूसरे के साथ अगर कोलैबोरेट किया जाए तो कहाँ पर काम हो सकते हैं। जैसे कि अभी अगर आप देखें तो हमारे यहाँ पर जितनी भी HAL कह लें या फिर जितनी भी ये डॉक वाली कंपनियां हैं, मैजगॉन डॉक हो गया या फिर शिप बिल्डिंग वाला जो काम है, तो उसमें भी काफ़ी आ रहा है, बाहर के काफ़ी काम मिल रहे हैं हमको। HAL को भी काफ़ी ऑर्डर्स हैं बाहर से, हो सकता है कि हम सस्ते बना के दें उनको। तो वो सब पर भी कॉपरेशंस की बात हो सकती है। किस पर हो गई बात, ये कवायद लगाना मुश्किल है, लेकिन आई थिंक अपने को ध्यान रखना चाहिए कि जहां पर बात होगी अपॉर्चुनिटी वहां पर ज़्यादा खुलेगी। जी सर, बात होगी लेकिन मार्केट उसको पहले ही डिस्काउंट करता है। अगर मैं आपसे दो शेयर दोनों ही सेगमेंट में पूछूं कि ऑयल एंड गैस में और डिफेंस में जो दो शेयर आपको ठीक लगते हैं कि ठीक है, बात जो भी होगी होगी, लेकिन उनकी बातचीत से पहले, चूंकि जुलाई फर्स्ट वीक में जाना है, अगले 5-6 दिन मार्केट रिएक्ट करने की कोशिश करेगा, तो ये दो शेयर रख सकते हैं, इनमें कोई बुराई नहीं है। वो कौन से दो शेयर हो सकते हैं सर, दोनों सेगमेंट से? तो देखिए, मुझे लगता है कि अगर आप देखें जहां पर ऑयल एंड गैस सेगमेंट की बात है तो जो कंपनी सबसे पहले दिमाग में आती है वो रिलायंस ही है। ओके। अगर सस्ता क्रूड मिलता है तो रिलायंस लेंगे, और रिलायंस के साथ केवल क्रूड का ही नहीं है विवेक जी, अगर आप देखें ग्रीन हाइड्रोजन में अब वो ग्रे हाइड्रोजन से ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ शिफ्ट करने की बात कह रहे हैं, और शायद 2 से 6 महीने के अंदर ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट इंडिया का, आई थिंक बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट इन ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ वो कर रहे हैं, तो वो एक बड़ा ट्रिगर होगा। इमटेरियल की आप जो है क्रूड में तो है ही है, जैसे कि वो एक कैश काउ बिजनेस है उनके पास, कुछ न्यू एज बिजनेस भी करने की बात कर रहे हैं। तो रिलायंस में ये अपॉर्चुनिटी मुझे लगता है कि ज़्यादा होगी, और आने वाले दिनों में एटलीस्ट जो है 30 to 40% के आधार पे शायद 3-4 साल तक बढ़ सकता है ये स्टॉक, क्योंकि बहुत सारा पैसा जो है ये केपेक्स में डाल रहे हैं। बिल्कुल, तो दूसरी रिलायंस तो तरफ अगर थर्टी डिफेंस, फोर्टी परसेंट चल सकता है सर। दूसरा शेयर आप कौन सा बता रहे हैं प्लीज? देखिए दूसरे शेयर्स में मुझे लगता है कि ध्यान रखिए कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और GRSE, ये जो दो कंपनियां हैं, यहाँ पर ध्यान रखनी चाहिए कि अगर कोई भी चीज़ होती है इस तरह की तो ये दो कंपनियों में थोड़ा थोड़ा ही लेना चाहिए अगर करंट मार्केट प्राइस है, क्योंकि काफ़ी बढ़ चुके हैं ये शेयर्स, और निचले जी स्तरों पर अगर मिले तो एक्युमुलेट करना चाहिए। बिल्कुल, तो निचले स्तरों पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स जैसे शेयर को आप एक्मुलेट कर सकते हैं। इसी बीच एक हमारे साथ कॉलर भी जुड़े हैं, मिस्टर रवि प्रकाश। रवि जी हाय, गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल प्लीज़। गुड मॉर्निंग सर। रवि प्रकाश बोल रहा हूँ सर, फरीदाबाद से। जी। सर मैंने आइडिया के शेयर लिए हैं, 1,000 शेयर हैं 13 के भाव से, ओके। और लंबे समय का प्लान है मेरा, तो अभी होल्ड करूँ सर, क्या प्लानिंग लेके चलूँ मैं इसमें? जी, रवि प्रकाश जी का सवाल फरीदाबाद से है सर। वोडाफोन आइडिया पर 13 रुपये के भाव के लिए में प्रॉफिट तो आ रहा है सर, 4,500 रुपये का करीब करीब, आज 17.5 रुपये चल रहा है शेयर। क्या करना चाहिए सर? हमने पिछले 2-3 दिन में बहुत सारे एक्सपर्ट से बात की, वोडाफोन आइडिया पर सवाल भी काफ़ी आ रहे हैं। कल तो हमें एक अचंभित करने वाला टारगेट मिला 84 रुपये का। कुछ खुद सारा जो मार्केट एक्सपर्ट हैं, गुजरात से जुड़ते हैं, उन्होंने बताया, हालांकि जो अभी तक जो नॉर्मल टारगेट आ रहे थे वो 22 से 25-30 रुपये तक की रेंज के आ रहे थे। आप कुछ देना चाहेंगे सर इस पर टारगेट? देखिए, ये बिजनेस टर्न अराउंड की बात है, आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपने जिस कंपनी को ओन किया है वहां पर एक टर्न अराउंड की बहुत बड़ी कोशिश चल रही है।
और आप देखें इसमें सरकार भी चाहती है कि ये कंपनी थोड़ा टर्न अराउंड हो, काफ़ी जो है इनको हेल्प किया गया इनके एजीआर ड्यूज को लेकर, और इसलिए भी चाहती है क्योंकि कंज्यूमर्स पर्सपेक्टिव में भी काफ़ी अच्छा है कि जो है डुओपोली मार्केट ना हो और इसमें एटलीस्ट 3 प्लेयर रहें। तो इस लिहाज से मुझे लगता है कि एज ए गोइंग कंसर्न अब इशू नहीं है, क्योंकि फंड रेज भी किया इन्होंने अभी हाल फिलहाल में एफपीओ में। और उसके बाद जो है अगर आप देखें कि बैंकों से भी लोन लेने की बात कर रही है, 5G को जो है काफ़ी दुरुस्त किया जा रहा है टेक्नोलॉजिकल हिसाब से, ऑल्दो अभी भी जो है सब्सक्राइबर बेस थोड़ा डिप्लीट हो रहा है, वो थोड़ी चिंता के का विषय है। जी। मुझे लगता है कि टर्न अराउंड देखिए आप इसमें, और टर्न अराउंड में जब भी पॉजिटिव सेंटिमेंट और कह लें कि अगर प्राइस हाइक भी होता है, आरपू जब बढ़ता है, तो कोई भी कंपनी, जो कि 2 कंपनियां ऑलरेडी प्रॉफिटेबल हैं, ये तीसरी कंपनी उतनी प्रॉफिटेबल नहीं है, और प्राइस हाइक अगर होता है तो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी ये होता है, तो इसके लिए ट्रिगर्स पॉइंट काफ़ी हैं। तो जी। आपको ट्रिगर पॉइंट ध्यान रखना चाहिए, और एक स्टॉप लॉस जरूर बना लें कि आप समझ लीजिए कि 16 रुपए के नीचे जाता है तो आप निकल जाएंगे, लेकिन आप एक टर्न अराउंड प्ले कर रहे हैं कि अगर ये टर्न अराउंड हो जाता है तो मतलब हो सकता है कि 1.5-2 गुना पैसे आपके बन जाए। जी। तो बिल्कुल, तो यहाँ से आपको 1.5-2 गुना पैसा बन सकता है। आपको एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाना है 16 रुपये का, तो जो कि आपकी बाय प्राइस से भी काफ़ी ऊपर है। अगर आप वहाँ पर भी कट करते हैं तो भी आप प्रॉफिट में ही निकलेंगे।